मेरी बीवी हामला है और मैं जानता हूँ ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैं खामोश रहा। जब मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो ये जानने के लिए कि किसका बच्चा है मैंने बच्चे का डीएनए करवाया, लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा और मुझे बीवी से नफरत होने लगी कि वो बच्चा तो मेरे घर का। मेरा नाम अयान मलिक है और मैं एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ। क्योंकि मैंने बामुश्किल 3rd डिवीजन में एफए पास किया था और इसके बाद प्राइवेट बीए तक नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जेब मुझे पढ़ाई करने की इजाजत नहीं देती थी। मेरी तालीम की मुनासबत से मुझे अच्छी ही नौकरी मिली हुई थी और मैं इस पर मुतमईन भी था। मैं कोई खानदानी गरीब या फकीर बाप का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मुझे गरीब मुतारिफ करवाने में बड़ा हाथ मेरे अब्बू का था। जैसी जिंदगी में गुजार रहा था, मेरे बड़े बहन भाई उसके बरअक्स जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा बड़ा भाई जो कि मुझसे 4 साल बड़ा था, वो यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहा था और बड़ी बहन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे दोनों बहन भाइयों के पास बैंक बैलेंस था, आईफोन था, नए और महंगे कपड़े थे और दोनों के पास अलग अलग स्पोर्ट्स कार थी जिनमें बैठकर वो गरूर से गर्दन अकड़ाए फिरते थे। और एक मैं था जिसके पास पर टीचर सी बाइक तक नहीं थी और पैसे बचाने में घर से कंपनी तक पैदल चलकर जाया करता था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें 10-15 खानदानों की गुंजाइश थी, लेकिन वहां मेरी गुंजाइश नहीं थी। मैं हर आसाइश घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जॉब से वापस आने के बाद सैकड़ों काम होते थे जो फरहत आंटी ने मेरे लिए छोड़ रखे होते थे और फिर मैं थका हारा घर के कामों में झुक जाया करता था और इन कामों के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी और बड़े भाई के पुराने कपड़े मिला करते थे और मैं चुपचाप काम के लिए जाता था। मेरी तनख्वाह 15,000 थी और मेरी कोशिश होती थी कि ये 15,000 में से 13,000 मैं हर महीने ही बचा लिया करूं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी तो अपने बहन भाइयों और फरहत आंटी की गुलामी करते हुए नहीं गुजार सकता था। मेरा भी दिल करता था कि छोटा सा घर हो, लेकिन मेरा अपना घर हो जहाँ कोई मुझे मुलाजिम ना कहे। मैं हर वक्त और अपने इस ख्वाब के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था और जमा करते करते भी सालों लग जाने थे। मेरे सर्वेंट क्वार्टर के सामने जो कई कनाल पर फैली कोठी थी उसमें मेरा हिस्सा भी था, लेकिन इस हिस्से को कोई कबूल करने और मुझे देने को तैयार नहीं था और हिस्सा मांगने पर जान से जाने का खतरा भी था। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे अंदर के नौजवान को जोश आया कि घर और कारोबार हर चीज में मेरा उतना ही हिस्सा है जितना हमसा भाई और आलिया आपी का है और मुझे अपना ये हिस्सा लेना है। लेकिन जब मैंने अपने हिस्से की बात फरहत आंटी से की तो उन्होंने बुरी तरह से मुझे धुतकार दिया था, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे ना हटा और उन्हें जिद में कह दिया कि अगर वो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देंगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा और अदालत तक जाऊंगा। और फिर उसी शाम पुलिस ने मुझे सड़क से उठा लिया था और वो सारी रात पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मैं मौत के करीब चला गया था। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर पुलिस के दिए हुए जख्म और नील पड़ चुके थे क्योंकि मैंने फरहत को धमकी दी थी और वो फरहत जो शहर की जानी मानी बिजनेस मैन और सोशल वर्कर थी और जिसकी दी हुई भीख पुलिस वालों की जेबें भरती रहती थी, तो वो कैसे उसके पालतू कुत्ते ना बनते और कैसे उसके इशारे पर मुझे बगैर किसी जुर्म के उठा ना लेते। अगले दिन मुझे छोड़ दिया गया और पुलिस स्टेशन से निकलते मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। फरहत आंटी ने एक एहसान किया था कि उस दिन अली बख्श जो हमारे पुराने मुलाजिम थे उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं तो पुलिस स्टेशन से कदम बाहर रखते ही बेहोश हो गया था, तो अली बख्श मुझे उठाकर घर लाए थे और उनकी बीवी ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी। मेरा जोर जोर दर्द से टूट रहा था। उस दिन शाम को फरहत आंटी मगरूर मुस्कुराहट के साथ मेरे क्वार्टर में आई थी और मेरी हालत देखकर हंसने लगी और कहने लगी, लड़के तू मुझे धमकी दे रहा था और वो भी इस पुलिस और अदालत के जिसे मैं जेब में लिए घूमती हूँ। चंद नोटों में बिक जाने वालों से मुझे डरा रहे थे, तो कहो अब कैसा महसूस हो रहा है? दिमाग से जवानी का जंग आलूदा जोश उतरा कि नहीं? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारी टके की भी औकात नहीं और आए हो तुम फरहत की जायदाद से हिस्सा मांगने। आइंदा हिस्से के बारे में बात करने से पहले भी 100 बार सोचोगे, बल्कि अब तो तुम जायदाद में हिस्से के बारे में सोचते हुए भी डरोगे। फरहत की हाँ एक मुलाजिम हो और मेरा एहसान मानो कि तुम्हें रहने को छत देती है। आइंदा औकात में रहना, वरना सर से छत और जिस्म से रूह दोनों छीनने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे।
वो जैसे मगरूर चाल चलते हुए आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं वाकई में बहुत डर गया था। मुझे मौत से खौफ आने लगा था और मैं जान गया था कि फरहत आंटी से पंगा लेकर मुझे कोई फायदा नहीं, बल्कि उसके नुकसान ही नुकसान है। और उस दिन मैं 20 साल खौफजदा लड़का अपनी कानून और इस्लाम की रूह से जायज जायदाद से दस्तबरदार हो गया, क्योंकि मुझे अपनी जान से कीमती कुछ नहीं लगा था और फरहत आंटी का कोई भरोसा भी नहीं था कि मुझे कब मार डालें। पुलिस वालों ने मेरी टांगों पर डंडों से इतना मारा कि कई दिन तक मैं सही से चल भी नहीं पाता था। अली बख्श मुझे सहारा देकर चलने में मेरी मदद करते थे और रोज शाम को लॉन में मुझे वॉक करवाते ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। एक दिन मैं अली बख्श का सहारा लिए जब लॉन में वॉक कर रहा था तो हमजा भाई की गाड़ी शोर मचाती हुई घर में दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे कि मुझे देखकर रुक गए और सरता पैर मेरा जायजा लेते हुए हंसने लगे थे और फिर बोले थे कि जब बंदा औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे औकात में लाने के लिए ये सब करना पड़ता है ताकि अकल ठिकाने आ सके। कहो तो अब तुम्हें अकल तो आ ही गई होगी, अगर ना आई हो तो मैं ले आऊंगा। मेरी ये बेइज्जती हर रोज इस घर में हुआ करती थी क्योंकि मैं यतीम था, ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, और यतीमी की जिंदगी ऐसी ही होती है। आंटी मेरे अबू की सेक्रेटरी हुआ करती थी और फिर मेरे अबू की बीवी बन गई। मेरी अम्मी और अबू ने लव मैरिज की थी और भी मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी थी। हमारा बड़ा सा घर, लाड उठाने वाले अब्बू और प्यार करने वाली अम्मी। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो पूरी ना हुई हो। मेरी हर ख्वाहिश अब्बू मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर लिया करते थे। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक से हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा तूफान आ गया, बल्कि तूफान क़यामत टूटी थी हम पर और हमें तबाह और बर्बाद कर गई थी। कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जिंदगी अचानक से बदल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। किस्मत इतना बड़ा खेल हमारे साथ खेल सकती थी, और खासकर मैं जिसने अभी दुनिया को समझा भी नहीं था, और मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी? और अबू कहते थे ये सजाएं नहीं होती, या आजमाइशें होती हैं। और मैं अक्सर सोचा करता था कि एक 9 साल के बच्चे पर ऐसी आजमाइश क्यों आई कि उससे उसकी जन्नत ही छीन ली गई हो, जिसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था और पैरों तले से जमीन खींच ली थी। मुझे लगा था मैं बेआसरा और बेसहारा हो गया हूँ, लेकिन फिर अब्बू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। तूफान उनकी जिंदगी को भी बहा कर ले गया। क़यामत उन पर भी टूटी थी, आसमान उन पर भी टूट कर गिरा था, जमीन उनके पैरों तले से भी निकल गई थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। हम दोनों बाप बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। उस वक्त मैं 9 साल का था, और उस वक्त हुआ कुछ यूं कि अम्मी और अब्बू की शादी की सालगिरह थी और उसका एहतमाम घर पर ही किया गया। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था, और अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह का सारा इंतजाम किसी शाही इंतजाम से कम नहीं था। शहर भर के लोग तकरीब में आए थे, सब बहुत खुश थे। तालियां और खिलखिलाहटों के बीच केक काटा गया था। अम्मी अब्बू ने सबसे तोहफे वसूल किए और फिर खाने का दौर चला था। अम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। वो बार बार मुझे अपने साथ लगा रही थी और चूम रही थी। शायद जो कुछ होने वाला था उनकी छठी हिस्से से पहले ही महसूस कर चुकी थी। तकरीबन मैं हल्की हल्की मौसीकी और सरगोशियां जारी थी। मेरी अम्मी सांस की मरीजा थी। लोगों की भीड़ में उनका सांस घुटने लगा था। वो तकरीब छत की तरफ चली गई, और अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक जोरदार चीख के साथ कुछ धड़म से गिरने की आवाज आई। सब आवाज की सिमत भागे थे और सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गई। मेरा नन्हा दिल तो कांप उठा था, और अबू लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ भागे थे जहां वो खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ देर पहले जो चीख सुनाई दी थी वो मेरी माँ की चीख थी, और वो जो आवाज आई थी वो अम्मी के गिरने की थी। छत से गिर गई थी और हमारे घर की छत बहुत ऊंची थी। उससे गिरकर बचने के चांसेस नहीं थे। तकरीब में से कुछ लोगों ने अबू के साथ मिलकर अम्मी को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे, और मैं अपनी माँ को यूं खून में डूबा देखकर सदमे में चला गया था। और तब अबू की सेक्रेटरी फरहत आंटी ने मुझे गले से लगाया और कमरे में ले गई, मुझे तसल्ली दी और मोहब्बत भरी लोरी सुनाकर सुला दिया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे से निकल कर नीचे आया
तो वहां मेरी अम्मी सफेद कपड़ों में सोई हुई थी और मेरे अबू उनके सरहाने बैठे रोए जा रहे थे। उस वक्त अबू की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी और अपनी माँ को यूं देखकर मैं जान चुका था कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी है और आज के बाद मैं माँ को कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी माँ को दफना दिया गया था। काफी दिन तक अबू होश हवास में नहीं थे और मेरे साथ फरहत आंटी साए की तरह रही थी। उस वक्त मैं गहरे सदमे में चला जाता अगर वो मेरा ख्याल ना रख। वो सब कुछ भूल भाल कर बस मेरे लिए हमारे घर में रुकी हुई थी। मेरे खाने पीने सोने सब की फिक्र उन्हें होती थी और साथ वो कारोबार के मामलात भी देख रही थी। क्योंकि अब वो इस पोजीशन में नहीं थे, आंटी का एक पाँव हमारे घर में था तो एक अपने घर में और दिमाग ऑफिस में। इन दिनों वो सारे मामलात अकेले कर रही थी और उनके माथे पर एक शकन ना थी, एक शकन तक ना देखी थी मैंने। और फिर उनकी कोशिशों से अबू भी आखिरकार सदमे से निकल आए थे और आंटी के मशकूर थे जिन्होंने मुश्किल घड़ी में उनका इतना साथ दिया और मुझे संभाला। मैंने भी अबू से कह दिया था कि अगर अम्मी के बाद आंटी ना होती तो मैं भी अम्मी के पास अब तक जा चुका होता। अबू मेरी बात सुनकर तड़प गए थे और मुझे सीने से लगा लिया था। वो फरहत आंटी का जितना भी शुक्र अदा करते कम था और फिर मैं तो हर वक्त फरहत आंटी करने लगा। मुझे 24 घंटे उनकी जरूरत रहने लगी थी, लेकिन वो हर वक्त मेरे पास नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं उनका आदी सा हो गया। वो अम्मी के बाद मुझे अम्मी जैसी ही लगती थी। वो मेरे स्कूल टीचर से मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आई थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से मजे मजे के खाने बनाकर भेजा करती थी और तोहफे भी भेजा करती थी। फरहत आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं हर वक्त अबू के सामने उनकी तारीफ करने लगता था। अम्मी को फोत हुए 2 साल हो चुके थे और इस दौरान फरहत आंटी से मुझे माँ का प्यार मिला था। और तभी अबू के एक दोस्त ने अबू को मशवरा दिया कि वो फरहत से शादी कर लें क्योंकि मुझे एक माँ की बहुत जरूरत है और मेरे लिए फरहत आंटी से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती थी। अबू ने मुझसे पूछा तो मैंने खुशी का इजहार करते हुए अबू को फौरन से फरहत आंटी से शादी करने का कहा। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि फरहत आंटी हर वक्त मेरे पास रहती और हर वक्त मुझे प्यार करती। लेकिन फिर एक मसला था कि जैसे मैं अपने अबू का बेटा था तो फरहत आंटी के भी 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हमसा और बेटी आलिया। फरहत आंटी तलाक याफ्ता थी और जॉब करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी क्योंकि तलाक के बाद उनके माँ बाप ने उन्हें अपने घर रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस तरह फिर उनकी दूसरी बेटियों की जिंदगी पर भी असर पड़ता था। फरहत आंटी का तलाक याफ्ता होना और 2 बच्चों की माँ होना कोई इतनी बड़ी बात ना थी। थोड़ी सोच विचार के बाद अबू मान गए और फरहत आंटी से बात की, जिन्होंने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर मेरे बहुत इसरार करने पर वो मान गई और फिर एक दिन वो अबू की बीवी और मेरी माँ बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सिर्फ माँ ही नहीं मिली थी बल्कि 2 बहन भाई भी मिल गए। फरहत आंटी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई थी। शुरू में भाई और आपी खामोश से रहे लेकिन फिर वो भी घुल मिल गए थे। फरहत आंटी मुझसे मोहब्बत करती थी और अबू भी हमसा भाई और आपी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे। हमारा घर एक बार फिर जन्नत बन चुका था, लेकिन शायद हमें खुशियां रास नहीं आती थी क्योंकि इन खुशियों भरे रंगों में एक बार फिर से भंग पड़ चुका था। मेरी जिंदगी एक बार फिर से वापस उसी स्टेज पर जा खड़ी हुई थी जब अम्मी चली गई थी और उस क़यामत के बाद लगता था कि अब कोई क़यामत हमें हिला भी नहीं सकती। लेकिन इस बार जो क़यामत टूटी थी उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया था। हुआ कुछ यूं था कि जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। आंटी और अबू की शादी को कुछ साल हो चुके थे और इन 4 सालों में ना मुझे फरहत आंटी से कोई शिकायत रही थी, ना ही अबू को। वो एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी थी। उनके दिल में प्यार ही प्यार था और सबसे ज्यादा प्यार तो मेरे लिए था। मैं उनका लाडला बेटा था। लेकिन फिर एकदम सब कुछ बदल गया जब अचानक से अबू की तबीयत खराब होने लगी थी और एक दिन अबू की तबीयत में मामूली सी तब्दीली आई और फिर अचानक ही उनका इंतकाल हो गया। अम्मी की मौत की तरह अबू की मौत भी बहुत अचानक थी और अबू की मौत ने 7 आसमान सर पर तोड़ डाले थे। मुझे अबू की कही बात याद आई कि कुछ दर्द होते हैं तो क्या आजमाइश के लिए सिर्फ मैं ही चुना गया था। पहले माँ को छीन लिया गया और अब अबू को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं अम्मी की मौत के बाद उस दिन फिर से रोया था और बहुत रोया था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये कि आज मेरे पास मुझे संभालने वाला और मेरे आंसू साफ करने वाला
कोई नहीं था। फरहत आंटी के दुख को भी मैं समझता था। उन्होंने भी मेरी तरह दूसरी बार किसी अपने की जुदाई बर्दाश्त की थी। जब अम्मी फौत हुई तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा और ज्यादा समझदार हो चुका था। कुछ दिन बाद मैं खुद से ही संभल गया और अपने कमरे से निकलकर फरहत आंटी के कमरे की तरफ गया था। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता था। उनके कमरे का दरवाजा खोला था, लेकिन उनके कमरे के पास पहुंचकर अंदर से आती आवाज़ सुनकर रुक गया था। और फिर जो कुछ मैंने सुना और देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था। ना मुझे ना अब्बू को पता चल सका। फरहत आंटी के कमरे से सोफे पर टांग रखे बैठे मर्द को मैं पहचान चुका था। उसकी तस्वीर कई बार मैंने आपी के पास देख रखी थी। अंदर बैठा वो मर्द आपी और भाई का बाप और फरहत आंटी का साबका शौहर था, जिसने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। और फरहत आंटी के बकौल वो उन पर बहुत जुल्म भी करता था। लेकिन वो जैसे उनके साथ बातें कर रही थी तो उससे वो दोनों महबूब और महबूबा लग रहे थे। और तभी बहुत बड़े बड़े राजों का खुलासा हुआ। पहला बड़ा और निहायत भयानक राज मेरी माँ की मौत थी। मेरी माँ हादसाती तौर पर नहीं मरी थी, बल्कि ये सब कुछ प्लान था। साथ ही आंटी का उन्होंने मेरी माँ को छत से धक्का देकर फेंका था और फिर अपनी जुबान में चाशनी घोलकर उनकी जगह ले ली थी। और दूसरा भयानक राज मेरे अब्बू की मौत थी, और वो मौत नहीं कत्ल था। फरहत आंटी मेरे अब्बू को स्लो पॉइजनिंग दे रही थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर अब्बू मर गए और फरहत आंटी ने सारी दौलत हथिया ली जिसके लिए वो आई थी। और फिर इद्दत खत्म होते ही उन्होंने अपने बच्चों के बाप और साबका शौहर से दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे आलीशान महल जैसे घर से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में पटक दिया, क्योंकि इससे ज्यादा वो मेरे लाड नहीं उठा सकती थी। जिस मकसद के लिए वो मेरे साथ प्यार का ढोंग रचा रही थी वो पूरा हो चुका था, और अब वो मेरे बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद की वारिस बन चुकी थी, जिस पर वो अपने बच्चों और शौहर के साथ राज कर रही थी। और एक मैं जिसका वो सब कुछ था, नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। और लाडो में पला यान मलिक एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, और जो नौकर थे वो अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे। इन्हीं दिनों अली बख्श और बुआ बहुत परेशान रहने लगे। पूछने पर पता चला कि उन्हें काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है और पीछे उनकी बेटी को मोहल्ले के लफंगे तंग करते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ ले आए, लेकिन वो फरहत आंटी के डर से उन्हें नहीं ला सकते थे। और फिर अली बख्श उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, वो मेरे साथ इस सर्वेंट क्वार्टर में भी खुश रहेगी और उनकी नजरों के सामने भी रहेगी। मैं अपना घर बनाकर ही शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मान गया और फरहत आंटी से बात की तो उन्होंने बेपरवाही जाहिर की। उन्हें मुझसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे मैं जो भी करता। और फिर एक दिन सादगी से मेरा और अली बख्श की बेटी बानो का निकाह हो गया। बानो अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही दिल हार चुका था, और फिर वो मेरी बीवी बन गई थी तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो बेहद मासूम और भोली सी थी। वो मेरी 15,000 तनख्वाह में भी खुश थी, और अब घर में मेरे हिस्से के काम वो कर दिया करती और मैं थका हारा आता तो आराम करता था। उसके आ जाने से मेरी जिंदगी एकदम पुरसकून और खुशगवार हो गई थी। मुझे उससे मोहब्बत क्या हुई कि हर शख्स के लिए मेरे दिल में मौजूद नफरत खत्म होती चली गई। अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपना घर लेकर बानो को यहाँ से ले जाऊं और अपनी खुशियों भरा आशियाना बसाऊं, लेकिन मुझे सच में ही खुशियां रास नहीं आती। मेरी जिंदगी में खुशियों की मुद्दत बहुत कम थी और क़यामत बेशुमार थी, जो थोड़ा वक्फा लेकर मेरी जिंदगी पर टूट पड़ती थी। और इस बार तो मेरी इज्जत नफ्स और मेरी मर्दानगी को बुरी तरह से कुचली गई थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी और बानो की शादी को 3 माह ही हुए थे कि बानो उम्मीद से हो गई और मेरी जिंदगी में तो जैसे खुशियां दौड़ गई। मैंने बच्चों में मिठाई तकसीम की और उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। बिल्कुल हाथ का छाला बनाकर रख दिया था। मैं मुंतजिर था कि कब 9 माह का कठन मरला कट जाए और मेरी बाहों में मेरी औलाद हो। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर से सारी खुशियां खत्म हुई जब एक दिन अलमारी में से कुछ पेपर निकले। मेरे हाथ में बरसों पुरानी वो रिपोर्ट और दवाइयों की खाली पैकेट थे। जब पुलिस वालों ने मुझे मारा था
اور جب میری رپورٹ پر यूं ही सरसरी सी नजर डाली तो एक रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने आंखें मल मल कर कई बार उस रिपोर्ट को देखा और खुदा से दुआ की कि ये बस मेरी नजर का धोखा हो। और जाकर मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो सब कुछ सच साबित हुआ। मैं बाप नहीं बन सकता था और ये नुकसान पुलिस वालों के बेइंतहा तशद्दुद के वक्त हुआ था, जिससे मैं अनजान था। और काश अनजान ही रहता, क्योंकि आगाही अजाब थी कि अगर मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता था तो कैसे मेरी बीवी हामला थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं उससे बात करता तो सबकी मेरी खामी पता चल जाती और मर्द के लिए बात बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। मैं दिल पर पत्थर रख के खामोश रहा। अगर मैं बांझ था तो वो बच्चा था किसका? और बानो तो इतनी मासूम और भोली भाली लगती है। उसने कैसे मेरे साथ और हमारे रिश्ते के साथ बेईमानी की थी, जिसका नतीजा उसकी गोद में पल रहा था। मेरे अंदर तूफान उठा था और मैं खुद को खामोश रख रहा था। कुछ माह यूं ही गुजरे और फिर बच्चा पैदा हो गया। वो बेटी थी जिसे देखकर बानो बहुत खुश हुई थी, मेरी तरफ बढ़ाया था उससे, लेकिन मैं वहां से गुस्से से निकल आया और फिर मेरे बच्ची का डीएनए करवाने का सोचा और फिर करवा भी दिया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट देखकर मुझे बानो के चेहरे से भी बेइंतहा नफरत हुई थी, क्योंकि वो बच्चा उस शख्स का था जिसको लेकर पिछले कई दिन से मुझे शक हो रहा था। मैंने दिमाग को ठंडा रखकर पिछले कुछ दिनों से मामले की तहकीक शुरू कर दी और तब मुझे पता चला कि बानो तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। और तब मेरा पहला शक घर के बेटी की तरफ गया और मेरा शक ठीक था। वो बच्चा हमसा भाई का था। बानो ने भाई के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। मैंने बानो का भयानक चेहरा देख लिया और अब उसके माँ बाप को भी दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले बानो से बात करने के बाद मुझ पर गम और गुस्से की कैफियत तारी हो गई थी। मैंने बानो को सच बता दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता और तब बानो ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई कि वो मेरी जगह काम करने एक दिन शाम के वक्त कोठी के अंदर गई तो आंटी और आपी घर पर नहीं थे, सिर्फ हमसा भाई थे। तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए बानो को अपने कमरे में लॉक कर दिया और फिर अपनी जरूरत पूरी की और साथ डरा भी दिया कि वो मुझे मार डालेगा अगर वो किसी को बताएगी। बानो बहुत रो रही थी और माफिया मांग रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं इन कमीने माँ और बच्चों के खिलाफ कुछ करना चाहता था, मगर कैसे? और तभी मुझे एक एनजीओ का पता चला जो औरतों को इंसाफ दिलवाती है। और फिर मैंने उस एनजीओ से राब्ता किया और उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। एनजीओ की ओनर एक दरमियानी उम्र की खातून थी जिसने हमारा साथ देने का वादा किया और फिर हमसा पर रेप केस कर दिया और मीडिया के जरिए बात इतने फैलाई कि पुलिस को हमजा को गिरफ्तार करना पड़ा। आंटी ने मुझे डराया धमकाया, लेकिन अगर मैं अब डर जाता तो हमजा को रोज रोज मेरी बीवी की इज्जत पामाल करने का मौका मिल जाता। और वैसे भी केस मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया था कि अब आंटी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हमारा केस स्टोरिंग था और तभी साथ मैंने अपने माँ और बाप के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसके गवाह अली बख्श खुद था। उन्होंने आंटी को मेरी अम्मी से छत से धक्का देते हुए देखा था, लेकिन फिर आंटी के डराने पर कुछ ना बोले। और दूसरा गवाह वो डॉक्टर था जिसके जरिए आंटी मेरे अबू को स्लो पॉइजनिंग देती थी। वो डॉक्टर गवाह बन गया और उसने आंटी और उनके शोहर के दोनों के खिलाफ गवाही दी, जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। हमारा पास एकदम से ही पलटकर काफी वजनी हो चुका था और इसमें बड़ा हाथ मीडिया का था। वो पुलिस वाले आंटी के पालतू कुत्ते थे। मीडिया से घबराकर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स पर आंटी और उनके शोहर को गिरफ्तार कर दिया और फिर कुछ ही पेशियों में फैसला हो गया। आंटी को मेरी अम्मी और अबू के कत्ल और अपने शोहर के साथ मिलकर जाल साजी करने के जुर्म में उम्र कैद और 80 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 10 साल की कैद सुनाई गई और हमजा को बानो के साथ ज्यादती करने और उसको जान से मार डालने की धमकी देने की जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। आंटी की बेटी ने इतनी बेइज्जती से तंग आकर खुद खुशी कर ली थी। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जुल्म की रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसाफ का उजाला जरूर होता है और मेरी जिंदगी में भी वो उजाला आ गया था। मुझे मेरा वो सब कुछ वापस मिल गया था जो मुझसे कभी छीन लिया गया था। अपने आलिशान महल में बानो के साथ मैं शिफ्ट हो गया और बानो की बेटी को मैंने अपनी बेटी मान लिया था। उससे नफरत करके क्या ही कर लेता, उसका तो कोई कसूर नहीं था।